आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के उपागम। आइए जानते हैं भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं। किसे कहते हैं भाषा शिक्षण के उपागम? भाषा शिक्षण के उपागम। प्रायः उपागम शब्द से छात्रों में भ्रम बना रहता है कि उपागम क्या विधि है या उपागम किसे कहेंगे, और प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत प्रकार के पुस्तकों में इसकी परिभाषाओं को उलझा दिया गया होता है और इसका अर्थ वह विधियों से मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसका सटीक और साधारण विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि यह उपागम क्या है, ताकि इससे संबंधित किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति ना रहे। आइए जानते हैं यहाँ पर उपागम क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण के उपागम। उपागम का सामान्य अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में अप्रोच भी कहते हैं। अप्रोच या उपागम। उपागम का अर्थ होता है प्रणाली, तरीका, तंत्र। इन संदर्भों में इस उपागम शब्द का प्रयोग किया जाता है। चूँकि जो लेखक होते हैं वो अपनी अपनी धारणा के आधार पर, अपने संप्रत्ययों के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं, जिसके आधार पर इनमें भिन्नता पाई जाती है और उपागम शब्द को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति बन जाती है। तो हमें इन भ्रम की स्थिति से निकलते हुए उपागम को समझना है कि उपागम क्या है। उपागम का साधारण सा अर्थ होता है प्रणाली या तरीका या तंत्र। अब हम कह सकते हैं भाषा को पढ़ाने की प्रणाली, भाषा को सिखाने की प्रणाली, भाषा को सिखाने का तरीका या भाषा को सिखाने का तंत्र। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या है, आशय क्या है, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से बता पाएँ। उपागम का मतलब अब हम जानेंगे प्रणाली। आइए जानते हैं कि भाषा के क्षेत्र में उपागम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरह से तय करेंगे कि इसका उपागम क्या होना चाहिए। उपागम में कुछ ध्यान देने वाली जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, ताकि हम यह तय करें कि इस हिंदी भाषा को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए बच्चों में हम किस उपागम का प्रयोग करें, किन किन क्षेत्रों में हमें परिवर्तन करना होगा एक शिक्षक के रूप में। तो उसके लिए कुछ ध्यान देने वाली आधारभूत चीज़ें होती हैं। वह है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण का विषय वस्तु। भाषा शिक्षण के विषय वस्तु को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अधिगमकर्ता की भूमिका, अधिगमकर्ता की भूमिका को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ उसमें शिक्षक की भूमिका को भी ध्यान में रखेंगे। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को भूमिका को ध्यान में तो रखेंगे ही, और भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। वो है अनुदेशनात्मक सामग्री, अनुदेशनात्मक सामग्री की। इसके साथ साथ अनुदेशनात्मक सामग्री का तात्पर्य है यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं हम। इसके बाद बारी आती है शिक्षण विधियों का
चयन। ये कुछ इसके घटक हैं, या कह सकते हैं कि आधार है, घटक है या फिर आधार है उपागम के। जब हम भाषा शिक्षण के उपागम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि भाषा शिक्षण के उपागम के अंतर्गत हमें उद्देश्य, जो भाषा को सिखाने का उद्देश्य है उसको पहले तय करेंगे कि हमें किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। जो भी कालांश की अवधि होती है, जो समयावधि है, चाहे वो 35-40 मिनट का हो या 40-45 मिनट का हो, तो उस समयावधि का हम एक उद्देश्य तय करेंगे। फिर उस विषय वस्तु का चयन करेंगे, उसमें अधिगमकर्ता की भूमिका तय करेंगे कि एक छात्र को उसमें क्या क्या करना है, उससे किन किन तरह की अभिक्रियाएँ करनी हैं, या शिक्षक की भूमिका खुद की, जिसमें शिक्षक अपनी पूरी पाठ्य योजना बनाता है। कक्षा में प्रवेश से लेकर के मूल्यांकन कार्य तक की जो विविध योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को तय करना, यानी कि शिक्षक की भूमिका को तय करना। फिर अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना, यानी कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह जिन विधियों का चयन करेगा, जिन सामग्रियों का प्रयोग करेगा, शिक्षण को सरल बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वह जिन सामग्रियों का प्रयोग करेगा, वह है अनुदेशनात्मक सामग्री, जिसको हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी जानते हैं। या फिर शिक्षण विधियों का चयन, वह इसको पढ़ाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करेगा। तो ये तो कुछ आधार हैं, घटक कहलाते हैं शिक्षण भाषा शिक्षण के उपागम के अंतर्गत। अब जानते हैं कि ये भाषा के उपागम कितने प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार हैं इसके। भाषा शिक्षण के उपागम में मुख्य रूप से 2 उपागमों का परिचय मिलता है, जिसमें पहला है पाठ संसर्ग उपागम, या भाषा के अंतर्गत पाठ संसर्ग उपागम। पाठ संसर्ग उपागम। दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। एक एक करके जानते हैं यहाँ पर कि इसको किसको पाठ संसर्ग उपागम कहेंगे, रचना शिक्षण उपागम क्या कहेंगे। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है ना कि रचना शिक्षण उपागम से संबंधित जो शब्द है, शीर्षक के कारण छात्र ये समझ जाते हैं कि ये रचना शिक्षण का मतलब है जैसे कि निबंध होता है या जो रचनात्मक लेखन होता है उसके शिक्षण की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है। रचना शिक्षण का यहाँ पर अभिप्राय है रचनात्मक तरीके से, रचना शिक्षण से तात्पर्य है यहाँ पर रचनात्मक, जबकि कहीं भी इसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से इसको ध्यान देना होगा कि रचना शिक्षण का मतलब यहाँ पर निबंध आदि नहीं है, बल्कि रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से भाषा को सिखाने का एक प्रयोग। एक करके पहले जानते हैं कि पाठ संसर्ग उपागम क्या है। पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत भाषाई तत्वों के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना पाठ संसर्ग उपागम कहलाता है। यह शिक्षण की सामान्य प्रक्रिया है और भाषाई तत्व जैसे ध्वनि, इसको वर्ण भी हम कह रहे हैं, ध्वनि, वर्ण या मात्रा, शब्द, वाक्य, इन दोनों का विन्यास, ये जो भाषाई घटक हैं, आधारभूत तत्व हैं, उन तत्वों को प्रयोग करने के लिए जो हम अवसर देते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वह जो शिक्षण की सामान्य प्रक्रिया है वह पाठ संसर्ग उपागम है, जिसमें हम कोई विशेष प्रक्रिया तो नहीं अपनाते हैं, लेकिन सिखाने की, इन तत्वों को सिखाने का प्रयास यथेष्ट जरूर करते हैं।
अब आइए जानते हैं दूसरे उपागम के बारे में। वह है रचना शिक्षण उपागम। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया अवश्य है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है शिक्षण की, लेकिन रचना शिक्षण उपागम जो दूसरा है, रचना शिक्षण उपागम, यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें रचनात्मक शिक्षण करना है। रचनात्मक शिक्षण करना है, ध्यान रहे, पूरी तरह से क्रिएटिव टीचिंग करनी है ताकि छात्र को हम बेहतर तरीके से समझा पाएँ। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक शिक्षण क्या होता है और यह विशिष्ट प्रक्रिया क्यों है। भाषाई तत्वों के सटीक समझ के लिए विविध मौखिक एवं लिखित अवसर प्रदान करते हुए शिक्षण का प्रयास करना रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया यूँ होती है क्योंकि यहाँ पर रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का ध्यान रखा जाता है और उन विधियों की सहायता से पढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरलता से सीख पाएँ और सरल से सरल विधियों का चयन इसमें किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी जाना कि यह रचनात्मक इसलिए होता है क्योंकि हम रचनात्मकता का यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्रिएटिविटी का ध्यान रखते हैं और उसके लिए जैसे ध्वनि की बात करें, वर्ण, मात्रा की बात करें, इसके लिए शब्द विन्यास की बात करें, शब्द विन्यास की बात हो या फिर वाक्य के विन्यास की बात हो, इन सभी घटकों के लिए जो ये भाषाई तत्व हैं, इनको बेहतर तरीके से सिखाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना या शिक्षण विधियों का चयन करना, या कोई अन्य उपाय करना, वो तकनीक अपनाना जिससे बच्चे ध्वनियों के बारे में समझ हासिल कर सकें या फिर शब्दों के बारे में जान सकें या फिर जो वाक्य विन्यास है, भाषा के जो अन्य घटक हैं, उनको बेहतर तरीके से जान पाएँ। इसलिए उन छात्रों को शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया को उपयोगी, सरल
प्रभावी और उत्पादक बनाने का प्रयास करना। उत्पादक बनाना, यह है रचनात्मक शिक्षण। इसके अंतर्गत विशेष रूप से शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम बच्चे को ऐसा अवसर उपलब्ध कराएं, चाहे वह मौखिक अवसर हो या फिर लिखित अवसर हो, ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से या अनुकरण के माध्यम से विभिन्न संप्रतियों का अधिगम अर्जित करे और भाषा को सीख सके। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये सारे के सारे जो तंत्र हैं, तकनीक है, प्रयोग है हमारा, यह भाषा को सिखाने की एक प्रणाली है, ताकि हम भाषा को बेहतर सिखा सकें, सरल तरीके से सिखा सकें और भाषा का अधिगम अधिकाधिक उन्नत हो सके, बेहतर हो सके। यह है भाषा शिक्षण के उपागम। उपागम का तात्पर्य यहाँ पर सामान्य अर्थ के रूप में ही लेना है कि यह एक प्रणाली है, एक तरीका है, यह एक तंत्र है, ना कि कोई एकमात्र विधि है। क्योंकि प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि उपागम का अभिप्राय जो है वह एक विधि के रूप में सीमित कर दी जाती है, जबकि यह अनुचित है। और ऐसा भी प्रायः देखने को मिला है कि शिक्षण उपागम में, भाषा के उपागमों में शिक्षण उपागमों का प्रयोग कर लिया जाता है, जो अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। भाषा के संदर्भ के उपागम कुछ भिन्न है, जबकि शिक्षण के उपागम, इनका संदर्भ पृथक है। यह जो है वह सामान्य प्रक्रिया को मात्र दर्शाता है, जबकि यह भाषा के विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में टिप्पणी करता है। इसलिए इन दोनों के संदर्भों को जानकर ही हमें उपागम का चयन करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। इससे संबंधित और विस्तृत अध्ययन के लिए आप ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स का अध्ययन कर सकते हैं, ताकि इस विषय के अवधारणा को हम जान सकें। धन्यवाद।